तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान स्टेज में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ें नहीं घूमती, स्टूडेंट का दिमाग भी घूम जाता है। पहले चैप्टर्स में हम चीज़ें चल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन आज से फिजिक्स बोलेगी सीधा रहना बोरिंग है, आज घुमाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक नई पूरी गैंग, और रोटेशनल मोशन जिसमें फैन घूमता है, व्हील घूमता है, और एग्जाम के टाइम स्टूडेंट का दिमाग भी घूम जाता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज इस चैप्टर को हम ऐसे घुमाएंगे कि फिजिक्स नहीं सिर्फ फैन घूमेगा। तो चलिए बिना देर करे फिजिक्स को घूमते हुए समझते हैं। तो भाई आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों का तंत्र। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कण मिलकर एक साथ गति का अध्ययन करते हैं उसे ही हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। एक कण अकेला परेशान, दो कण मिले सिस्टम महान। एक किताब गिरी, एक पार्टिकल, पूरा बैग गिरा, पूरा सिस्टम। समझ में आया क्या? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। इसको जो है हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉम, COM। तो द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? तो वो बिंदु जहाँ पूरे तंत्र का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसे ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। झूले पर बैठा बच्चा, बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया। रोटी का बीच वाला भाग, तो सेंटर ऑफ मास वही होता है जहाँ पूरा वजन आकर रोता है। सेंटर ऑफ मास वही होता है जहाँ पूरे तंत्र का द्रव्यमान केंद्रित होता है। थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो है मोशन ऑफ कॉम यानी द्रव्यमान केंद्र की गति। और कॉम की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई। तो द्रव्यमान केंद्र की गति जो है केवल बाह्य बलों पर ही निर्भर करती है। द्रव्यमान केंद्र की गति केवल बाह्य बलों पर ही निर्भर करती है। बंदूक से निकली गोली केवल बाह्य बल पर निर्भर कर रही है। अंदर की लड़ाई बेकार है, बाहरी बल ही सरकार है। ठीक है, केवल जो है बाहरी बल पर ही निर्भर कर रही है, उसे ही हम मोशन ऑफ कॉम कहते हैं। हमारी बात आती है चौथे टॉपिक की जो है लाइनर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम यानी रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है? तो तंत्र का कुल संवेग सभी कणों के संवेग का सदिश योग होता है। समझ में आया? जैसे चलती हुई ट्रेन, भागता हुआ झुंड, सभी भागे तो मोमेंटम हैवी, अकेला भागे तो एनर्जी हल्की। ठीक है। फिर हमारा पांचवा टॉपिक आता है जो है कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो ये नियम क्या कहता है? यदि कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल संवेग स्थिर रहता है। जैसे टकराती गेंद, रॉकेट का चलना, यदि इस पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो जो कुल संवेग जो है स्थिर रहता है। बिना बाहरी दबाव के मोमेंटम नहीं बदलता जनाब। समझ में आया क्या? छठे टॉपिक की बात करें तो वो है दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? कि जिस पिंड का आकार गति के दौरान नहीं बदलता उसे ही हम दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, किसी गति से हम इसको फेंक रहे हैं तो उसका आकार जो है नहीं बदला। जैसे लकड़ी की छड़ी हो गई, इसको जो है किसी गति से फेंका तो उसका आकार नहीं बदला, तो इसे उसे ही हम दृढ़ पिंड कहते हैं। सातवें टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमता है उसे ही हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे साइकिल का व्हील हो गया, एक ही अक्ष के चारों ओर घूम रहा है तो उसे ही हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। सब फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं तो उसे ही हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। समझ में आया क्या? फिर हम आठवें टॉपिक की बात करें तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? पिंड जितने कोण से घूमता है वही कोणीय विस्थापन हो गया। जैसे डोर हमने 90 डिग्री खोला तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 हो गया। समझ। इसके बाद हमारा नवा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को ही हम कोणीय वेग कहते हैं। जैसे पंखे की स्पीड हो गई, घूमता हुआ लट्टू हो गया। स्पीड अगर सीधी हो तो लाइनर, घूमी तो बन गई एंगुलर। हम जो है 10वें टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा एंगुलर एक्सलरेशन यानी कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? तो कोणीय वेग की परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे पंखा तेज होना कोणीय त्वरण हो गया, पहिए का रुकना,
जैसे फैन ऑन किया तो स्लो से फास्ट हुआ, दैट इज अ कोणीय त्वरण। समझ में आया क्या? 11वें टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्टिया यानी जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण किसे कहते हैं? तो गुणन गति का विरोध करने की क्षमता को मोमेंट ऑफ इनर्टिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे दरवाजा किनारे से पकड़ो आसान से खुल जाएगा, बीच से पकड़ो बीच से धक्का लगाओ तो मुश्किल लगेगी। उसको जो है गति का विरोध कर रही है, तो उस गति के विरोध करने की जो क्षमता लग रही है उसे ही हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्टिया कहते हैं। जितना मास दूर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्टिया बढ़ जाएगा। 12वें टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा टॉर्क यानी आघूर्ण। तो टॉर्क किसे कहते हैं? तो बल का घुमाने वाला प्रभाव को ही हम आघूर्ण कहते हैं। जैसे चाबी से ताला खोलना, साइकिल का पैडल घुमाना। फोर्स अगर नहीं लगाए तो टॉर्क बोले में काम पर गया। मतलब बल को जो घुमा रहा है, उसको जो घुमाने वाला जो प्रभाव लग रहा है उसे ही हम टॉर्क कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग किसे कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है उसे ही हम कोणीय संवेग कहते हैं। जैसे घूमता हुआ लट्टू हो गया, मतलब जो चीज घूम रही है और रुकना नहीं चाहती तो दैट इज अ एंगुलर मोमेंटम, उसे ही हम कोणीय संवेग कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसके अनुसार यदि कोई बाह्य आघूर्ण ना हो तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। जैसे कोई स्केटर, अगर स्केटर जो है हाथ फैलाते हुए चलता है तो इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। अगर वो हाथ अंदर कर ले तो स्पीड उसकी बढ़ गई। घूमती कुर्सी पर बैठा एक स्टूडेंट अगर हाथ अंदर की ओर कर ले तो स्पीड उसकी बढ़ गई। मतलब अगर मास पास आए तो स्पीड बढ़ी, मास पास आए तो स्पीड बढ़ी। तो इसी के साथ हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 भी समाप्त होता हुआ। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।